क्या पुराने संपत्ति के दस्तावेजों से भी नागरिकता प्रूव हो सकती है क्या? क्या सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र ये साबित करने के लिए काफी है कि आप एक भारतीय नागरिक हैं? अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट खो गया हो या खराब हो गया हो या उस पर विवाद हो जाए, तो क्या आपकी नागरिकता ही खतरे में पड़ जाएगी क्या? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड यानी कि पुराने संपत्ति दस्तावेज, पुरानी जमीन के कागजात और पीढ़ियों से चले आ रहे इनहेरिटेंस की जानकारी क्या सिटीजनशिप को साबित कर सकती है? आज भारत की अदालतें जो है इसी सवाल से बार बार जूझ रही है। आज के इस वीडियो में बर्थ सर्टिफिकेट से आगे जाकर समझेंगे कि पुराने संपत्ति के रिकॉर्ड, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड सिटीजनशिप साबित करने में कानूनी रूप से कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये विषय लॉ स्टूडेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट और हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो नागरिकता के कानून में विश्वास रखता है और उसको जानना जरूरी समझता है। और हर नागरिक के लिए भी ये जानना काफी जरूरी है, क्योंकि ये सबसे और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। और आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं हमारी ऐप के माध्यम से। बारकोड से स्कैन कर लीजिए या गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, दून लॉ मेंटर ऐप। देखिए, समझते हैं कि कानून में जो बर्थ सर्टिफिकेट है बनाम नागरिकता, इसको समझते हैं। क्या पहेली है, इसको समझते हैं। एक बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो जन्म को साबित करता है, लेकिन सिटीजनशिप एक कानूनी दर्जा है, सिर्फ जन्म की घटना नहीं है। भारतीय कानून में जो नागरिकता है यानी कि सिटीजनशिप जो है वो निर्भर करती है जन्म की तारीख पर, जन्म के स्थान पर और माता पिता की नागरिकता पर। बर्थ सर्टिफिकेट पर आमतौर पर यह दिखाता है कि जन्म की तारीख क्या है, जन्म का स्थान क्या है, लेकिन अक्सर ये नहीं दिखाता कि माता पिता की नागरिकता क्या है और परिवार का लंबे समय से भारत में रहना है या नहीं है, और क्या कोई कानूनी लीनिएज भी है क्या। इसलिए अदालतें बार बार कहती है कि बर्थ सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, नो डाउट, लेकिन अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं है। और यहीं से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स की भूमिका शुरू होती है, उसको समझते हैं। वैसे मैं आपके लिए एक जानकारी दे देता हूं, मैंने चैनल पर जन्म से नागरिकता को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जिसमें जन्म से नागरिकता को लेकर सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो के अंदर हम पुराने संपत्ति दस्तावेजों की रेलेवेंस को समझ रहे हैं, उसको डिटेल में समझ रहे हैं। अब समझते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। हाँ, एक चीज और, वीडियो अगर पसंद आए, आपको इसका रेलेवेंस लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सभी के साथ साझा जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन हमारे द्वारा लाए गए कैसे लगते हैं, ये सेशन कैसा लगा, ये भी बताइएगा। अब बात करते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स असल में होते क्या है, पुराने संपत्ति के दस्तावेज क्या क्या होते हैं। जमीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड, जमाबंदी और खैतन एंट्रीज, म्यूटेशन के रिकॉर्ड और इनहेरिटेंस और पार्टीशन से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स में काउंट होते हैं। ये रिकॉर्ड क्या बताते हैं? ये रिकॉर्ड बताते हैं कि जमीन किसके नाम थी, कितनी पीढ़ियों से थी और उस क्षेत्र में लगातार निवास कर रहे हैं जिसके नाम पर यह संपत्ति है। सिटीजनशिप मामलों में अदालतें क्या देखती हैं? अदालतें देखती हैं क्या परिवार दशकों से भारत में रह रहा है, क्या संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी है, क्या एक साफ लीनिएज ट्रेल मौजूद है कि हाँ भाई एक ही परिवार के लोगों के बीच में वो संपत्ति ट्रांसफर हो रही है। ऐसे रिकॉर्ड ये साबित करने में मदद करते हैं कि व्यक्ति की ऐतिहासिक मौजूदगी भारत में है या नहीं, परिवार की जड़ें क्या हैं और निरंतरता भारत से जुड़ी हुई है या नहीं। अब आगे समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज को, मगर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइएगा। आपसे एक सीधा सवाल करता हूं, अगर बर्थ सर्टिफिकेट उपलब्ध ना हो तो क्या एंसेस्ट्रल लैंड रिकॉर्ड को सिटीजनशिप का प्रमाण माना जाना चाहिए या नहीं? कमेंट में मुझे बताइएगा हाँ या ना।
हालांकि एनआरसी में, एसआईआर में इन चीजों को कंसीडर किया जाता है, पुराने संपत्ति दस्तावेजों को एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट माना जाता है और उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मगर नागरिकता के लिए इनका क्या रेलिवेंस है और आने वाले भविष्य में क्या होगा, वो आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये सेशन और जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हो ही रहा है, आपको पता ही चल रहा है। बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है। अब बात करते हैं, अदालतें जो हैं, कोर्ट्स जो हैं, वो एंशिएंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को, जो पुराने संपत्ति के दस्तावेज हैं, उनको कैसे जांचती है, उनको कैसे चेक करती है। देखिए, अदालतें है ना, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को आंख बंद करके कभी भी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि डॉक्यूमेंट है, फर्जी भी बन सकते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ भी हो सकती है। कोर्ट हमेशा ध्यान से ये जांच करती है कि सभी दस्तावेजों में क्या कंसिस्टेंसी है या नहीं है, कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, नाम, पता और रिश्तों का मेल है या नहीं है, और क्या रिकॉर्ड सिटीजनशिप कानून के महत्वपूर्ण कट ऑफ वर्षों से पहले के हैं। यानी आपको याद है ना, मैंने आपको जन्म से नागरिकता के बारे में बताया है कि किसी का जन्म 1987 से पहले हुआ हो, 2003 से पहले हुआ हो, और तो उसमें क्या क्या स्थिति होगी और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर जो पुराने संपत्ति के दस्तावेज हैं, उनको कोर्ट ये देखती है कि ये रिकॉर्ड सिटीजनशिप कानून के महत्वपूर्ण कट ऑफ वर्षों से पहले के हैं या नहीं है। अदालतें यहाँ पर यह भी देखती हैं कि कई दस्तावेजों को एक साथ मिलाकर उनका मतलब निकालती है, सिर्फ एक कागज पर निर्भर नहीं रहती है। और यहां पर एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत भी लागू होता है, वो है क्यूमुलेटिव एविडेंशियरी वैल्यू का। यानी कि जो सारे दस्तावेज हैं, उनकी इकट्ठी वैल्यू क्या है और उनसे इकट्ठा क्या निष्कर्ष निकलता है। यानी अगर एक दस्तावेज कमजोर है लेकिन कई दस्तावेज एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, तो वे मिलाकर सिटीजनशिप साबित कर सकते हैं। साथ ही अदालतें ये भी देखती है क्या रिकॉर्ड सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से बने हुए हैं या बाद में बनाए गए मनगढ़ंत कागज तो नहीं है, ये भी कोर्ट देखती है। अब बात करते हैं पुराने संपत्ति दस्तावेजों और नागरिकता के बारे में कि क्या कानूनी सीमाएं हैं और इसमें जोखिम क्या इन्वॉल्व है। देखिए, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स हैं, उसकी सीमाएं भी हैं। मुख्य कानूनी जोखिम क्या है, पुराने रिकॉर्ड, बहुत पुराने रिकॉर्ड का नष्ट हो जाना, ये भी एक है कि भाई बहुत पुराने दस्तावेज थे, वो तो नष्ट ही हो गए, अब कहां से लाएं। दूसरा, नामों की स्पेलिंग को लेकर अंतर आम मिलता है, किसी के सरनेम में दिक्कत और किसी के जो मेन नाम है उसके नाम में ही लिखने में, किसी दस्तावेज में कुछ नाम है, किसी दस्तावेज में कुछ नाम है, नामों की स्पेलिंग को लेकर बहुत बार अंतर मिलता है। और माइग्रेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट के कारण जो रिकॉर्ड है वो गायब हो गए हैं। अदालत ऐसे मामलों में बार बार चेतावनी देती है कि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड अपने आप सिटीजनशिप साबित नहीं करते हैं, उन्हें अन्य साक्ष्यों से जोड़ना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है और व्यक्ति से लॉजिकली लिंक करना जरूरी है, तभी उसकी नागरिकता प्रूव होती है। एक बड़ा संवैधानिक खतरा एक्सक्लूजन का भी है कि कोई सच में नागरिक है और उसको दस्तावेजों की कमी की वजह से नागरिकता से हटा दिया जाए, ये भी है। अगर व्यक्ति गरीब है, भूमिहीन है, विस्थापित लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी रिकॉर्ड होते ही नहीं, तो उनके रेफरेंस में नागरिकता संपत्ति के दस्तावेजों से कैसे प्रूव हो सकती है। कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संपत्ति ना होना सिटीजनशिप ना होने का प्रमाण न बन जाए। अब बात करते हैं संवैधानिक सुरक्षा और ड्यू प्रोसेस की। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे आज के इस सेशन का। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, और एक बात भी अगर समझ आ रही है, 1% भी आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, समझा है, तो बताइएगा जरूर आपको कि आपने इस वीडियो को पसंद किया है। अब समझते हैं संवैधानिक सुरक्षा और ड्यू प्रोसेस के बारे में। देखिए, सिटीजनशिप का जो फैसला है वो सीधे असर डालता है, किन चीजों पर डालता है, वो डालता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर, जो अनुच्छेद 21 के अंदर आता है। भारत के अंदर रहने के अधिकार को प्रभावित करता है और उसके साथ साथ डिटेंशन और डिपोर्टेशन से सुरक्षा पर, क्योंकि जो नागरिक नहीं है, जिसकी नागरिकता प्रूव नहीं होगी, उसको सरकार चाहे तो डिटेंशन सेंटर में भी डाल सकती है और भारत से बाहर भी छोड़ सकती है। अगर कोई नागरिक प्रूव हो जाता है तो उसको डिटेन नहीं किया जाएगा, डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो मतलब इन चीजों से सुरक्षा भी मिलती है। इसलिए अदालतें जो हैं वो जोर देती है ड्यू प्रोसेस पर, निष्पक्ष सुनवाई पर और व्यक्ति को सबूत पेश करने का पूरा मौका देने पर। प्राधिकरणों को चाहिए, यानी कि अथॉरिटीज को क्या चाहिए ऐसे मामलों में, अस्वीकृति के स्पष्ट कारण बताने चाहिए। दूसरा, अपील का अवसर देना चाहिए
और मैकेनिकल और रिजिड अप्रोच से बचना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की जो मांग है, संविधान की जो मांग है, वो चेकलिस्ट आधारित एक्सक्लूजन नहीं है, बल्कि मानवीय और न्याय संगत मूल्यांकन है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर और जुडिशियली रेलिवेंट एनालिसिस होना चाहिए। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ टूल नहीं है, ना ही अंतिम न्यायाधीश है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? कि जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं, ना तो वो टूल हैं, हथियार हैं कि इसके बेस पर कोई नागरिक होगा या नहीं होगा, और ना ही वो अंतिम न्यायाधीश हैं। ये बात भी सच है। अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो अंतिम निष्कर्ष बिल्कुल साफ यही है कि बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है, लेकिन सिटीजनशिप साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड भी एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कंसीडर होते हैं अगर वे असली हों, एक दूसरे से मेल खाते हों, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पूरी हो और अन्य साक्ष्यों से वो समर्थित हो। तो सिटीजनशिप साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, पुराने संपत्ति के दस्तावेज भी निभा सकते हैं। लेकिन यहां पर कानून को जो है वो संतुलन बनाना होगा, झूठे दावों को रोकना होगा और असली नागरिकों को बाहर नहीं करना होगा। सिटीजनशिप जो है कागजों से ज्यादा बिलोंगिंगनेस और जीवन की पूरी कहानी है अपने आप में। अगर ये कानूनी विश्लेषण आपको 1% भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन का बटन है, वो भी आप चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और सेशन लेके आते रहें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, मगर उससे पहले आप बात को खत्म करने से पहले आप मुझे एक कमेंट में एक बात लिखिएगा, सिटीजनशिप प्रूफ, वर्ड लिखिएगा सिटीजनशिप प्रूफ। अगर आप मानते हैं कि अदालतों को एक कागज नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की इंसान की कहानी देखनी चाहिए नागरिकता डिसाइड करने के लिए, अगर कोई डाउटफुल नागरिक वाली सिचुएशन आती है तो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।